Good morning, student. Here I am Dhiraj Misra in front of you for our next chapter, that is manufacturing industries. Student, before this chapter, I had already teach you the minerals and energy resources, and today I am going to teach you the next chapter, that is manufacturing industry, and this is lecture number 1. Student, here in this chapter, I am going to teach you. At first, I will give you the introduction. Then I am taking 3 topics. First introduction, then importance of manufacturing. इसके बाद agriculture, इसके बाद contribution of industries in the national economy. ये 3 चैप्टर, इस 3 टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और हिंदी में बोलते हैं इसको विनिर्माण, क्या मतलब होता है इसको हमें पहले जानना जरूरी है. स्टूडेंट, अगर आप मार्केट जाते हो तो यू सी दैट इफ आवर शॉप्स आर फिल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज ना. अभी कुछ दिन बाद आपका मुहर्रम, कुछ दिन बाद ईद आने वाली है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, तो आप देखोगे कि ईद में लोगों के पास डिमांड रहेगा बहुत सारे क्लॉथ का, जूतों का, है ना, बहुत सारी चीज़ों का डिमांड रहता है. इसके पहले भी अगर आप बात करते हो, होली आई, ईद आई, दीपावली आई, तो बहुत बड़े पैमाने पर सामान मार्केट में आता है. बनता कहाँ है, कभी आपने इसको सोचा है? इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि चीज़ों को बनाया कैसे जाता है, चीज़ें आती कहाँ से हैं, है ना. तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. निर्माण करना और विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग, इस चैप्टर का मेन मोटो हमारा यही है कि चीज़ें बनती कैसी हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर हम इसका डेफिनेशन जानना चाहें कि डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल, है ना, कच्चे माल का, कच्चे सामान का को बदल कर किसी वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करना. इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि पेजेस, पन्ना, जो आप पन्ने यूज़ करते हैं, एट फर्स्ट दीज पेजेस वर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, पेड़ के रूप में थे. लेकिन उस पेड़ पे हम लिख सकते हैं क्या? नहीं. हमने उस पेड़ को कन्वर्ट किया. तो पेड़ और द ट्रीज आर द रॉ मटेरियल एंड बाय दैट वी कन्वर्ट द पेपर, है कि नहीं. आपने देखा होगा कि गाड़ी, मोटर, कार वगैरह हमारे पास रहते हैं. क्या ये सब चीज़ें वैसी की वैसी मिल जाती हैं हमें? नहीं, है ना. एट फर्स्ट दीज वर द रॉ मटेरियल विच वाज हिडन इनसाइड द अर्थ. धरती के नीचे रॉ मटेरियल के रूप में थी, आयरन ओर के रूप में था. हमने इसको निकाल कर कन्वर्ट किया और आज इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल और द कमोडिटीज इनटू फिनिश गुड or the valuable goods. देखिए, when we convert anything, when we convert raw material into a finished good, then the value of that thing increases. उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है. यही कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. और क्यों किया जाता है? टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे जो डिमांड है लोगों का, उसकी पूर्ति हो पाए. इस समय आप देख रहे हो कि कोविड-19 के कारण जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से बैठ गया है ना. ना आपका डिमांड है और ना प्रोडक्शन है. और डिमांड और प्रोडक्शन के ना होने के कारण जो है हमारी जीडीपी भी क्या हो रही है? गिरती हुई चली जा रही है. IMF कह रहा है कि इस समय भारत की जीडीपी जो है 1.9% रहेगी, जो कि एक समय 7 थी, अब घट के चली गई है 1.9 पर. दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अगर आज इसका हम लोग नहीं करते हैं तो ये परिणाम होता है. दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो उसके पहले आपका आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इन प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल ना, और सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू द वैल्यूएबल थिंग्स. स्टूडेंट, आप सब भी एक रॉ मटेरियल हो. व्हेन यू विल कम इन द स्कूल इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आपको कन्वर्ट करेगा और आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा, है ना. जब बच्चा एक आता है नर्सरी में, तो आता है, कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप क्लास 12 में पास करके वो निकलता है तो ही बिकम अ वैल्यूएबल
थिंग्स फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू अ वैल्यूएबल थिंग्स। ओके, तो हमने बात किया कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और दूसरी बात, आज दुनिया में वही देश अपने आप को एक शक्तिशाली देश कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री बोल सकते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़े पैमाने पर होता है ना। तो यू कैन से दैट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। जो देश ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है वही देश दुनिया में ज़्यादा पावरफुल है, और जो देश मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है ही इज जस्ट डिपेंडेंट कंट्री, वो दूसरे पर निर्भर है कि हमारे यहाँ पे दवाई दे दो, हमें हमारे यहाँ पे दवाई नहीं है। देखो इस समय भारत का डिमांड भी बढ़ रहा है, दुनिया के हर देश भारत दवाई मांग रहे हैं, CQ मांग रहे हैं टू क्योर द आपका कोरोना वायरस। तो इट इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो अगर आज आपके यहाँ पे सब चीज़ें नहीं होती तो फिर हाँ आप ये को पूछता कौन, कोई भी नहीं पूछता। तो हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है ना। दूसरे टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण उद्योग का इंपॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैंने बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहला है इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट, व्हेन ह्यूमन बीइंग कम ऑन द अर्थ दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। किसकी पर डिपेंड था? आज आप देख रहे हो कि जब हमारा ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो सरकार ने सबसे पहले कौन सेक्टर को बढ़ावा दिया है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत एंशिएंट सेक्टर रहा है, और लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण जो है लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल का पुअर, लोगों आमदनी का स्रोत नहीं था, पॉवर्टी बढ़ रही थी। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी को घटाया, है ना। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर को रिड्यूस किया गया बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। बेरोजगारी को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने घटाया। भाई आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा अबाउट द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अ पीस ऑफ लैंड, इफ वन फार्मर विल डू वर्क तो 14 क्विंटल गेहूँ पैदा होगा। अगर 5 लोग करेंगे तो भी 14 क्विंटल होगा। दैट मीन्स जो 4 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं दे आर द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर दिया? वो जो 4 लोग थे एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, उन सबको क्या किया गया? वो सब आपका एग्रीकल्चर से निकले एंड दे वेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो क्या होगा? दे विल हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर, है कि नहीं। जो कुछ कमाएंगे तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना हेल्प करेंगे, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर भी क्या होगा? इंप्रूव करेगा। तो दूसरी बात क्या हुई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिड्यूस द डिपेंडेंसी, रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पे बेरोजगारी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दूर किया, है ना। आज आप देखते हो कि आपके यहाँ पे पहले लड़के जो है BSc MSc करके जो है बेकार बैठे थे, लेकिन आज आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाहे वो मोबाइल बना रहे होंगे, चाहे वो आपका गाड़ी बना रहे होंगे, चाहे वो आपका रेडियो बना रहे होंगे, टेलीविजन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। इसके साथ में बड़े पैमाने पर लोग जाकर काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इन दिस वे दिस सेक्टर रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। तीसरा क्या है? रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उसने दूर किया, डिस्पैरिटीज को उसने दूर किया। किस तरीके से दूर किया? भाई नाउ अ डेज अ पर्सन ऑफ बिहार वेंट टू दिल्ली इन सर्च ऑफ जॉब, है कि नहीं। अ पर्सन ऑफ बिहार और यूपी वेंट केरला इन सर्च ऑफ जॉब, काम करने के लिए जाएगा वो। तो जब एक लोग आपका दिल्ली से जा रहे हैं मुंबई काम करने के लिए, मुंबई से जा रहे हैं केरला काम करने के लिए, केरला जा रहे हैं तमिलनाडु काम करने के लिए, और इन कोलकाता काम करने जा रहे हैं, तो अपने साथ साथ वो संस्कृति भी ले जाएंगे, कल्चर भी ले जाएंगे। कल्चर ले जाएंगे इन द सेंस कि एक केरला का आदमी इंडिया आपका यूपी में आएगा तो ही विल सर्च आउट कि उसको इडली डोसा कहाँ मिलेगा। यूपी का आदमी केरला जाएगा तो वो ढूंढेगा कि इसको रोटी सब्जी कहाँ मिलेगी।
है ना। एक गुजरात का आदमी आएगा तो ढूंढेगा कि उसको ढोकला वगैरह कहाँ मिलेगा। तो जो ये आपका क्षेत्रीय विभिन्नता थी, क्या हुआ, वो खत्म हुआ। अब पूरा हिंदुस्तान एक क्या बन चुका है, एक गांव एक घर की तरह बन चुका है। वहाँ जहाँ पे अलग अलग देश के लोग आते, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं और काम कर रहे हैं। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियन, हर चीज़ों को वो शेयर कर रहे हैं। क्लॉथिंग, फूडिंग, हर चीज़ को शेयर करते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती है, क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं होती हैं, वो घट रही हैं। चौथा दिया गया है एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई ट्रेड एंड कॉमर्स कौन करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा। खाक वो आदमी नहीं कर सकता ट्रेड एंड कॉमर्स। आप क्या समझते हो कि जो गरीब देश है, जो कुछ नहीं उत्पादन करते हैं, वो ट्रेड करेंगे? वो क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड वही करेगा जिसके पास सामान होगा, और सामान उसके पास होगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, है कि नहीं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योग के कारण ही आज हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा है और कॉमर्स हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या होगा, वी विल सेल मोर एंड मोर गुड टू अदर कंट्रीज एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर फॉरेन करेंसीज इन आवर कंट्री, है कि नहीं। हम बाहर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करके हमें क्या मिलेगा, हमें फॉरेन करेंसीज मिलेगी, और उस फॉरेन करेंसीज से हमारी जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, वो क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इट इज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिफ्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट इज इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। हमारे देश के लोग समृद्ध हो रहे हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग। ये समृद्ध कैसे हो रहे हैं, सुनिए भाई। इफ आवर कंट्री प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स, गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट विल इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। होगा नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे इंडस्ट्रीज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पैसा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है तो फिर लोगों के अंदर खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो प्रॉस्पर होंगे, दे विल परचेज मोर एंड मोर लग्जरियस थिंग्स, है कि नहीं। तो इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब बड़े पैमाने पर देखो, आप देख रहे हो ना, इंडिया में इस समय पूरे दुनिया के हर देश भारत में आकर अपने मार्केट को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि भारत में जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसके पास खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। जब खरीदने की क्षमता ज़्यादा होगी तो लोग आएंगे। इंडिया महक नहीं रहा है जो आ रहे हैं, इंडिया के लोग महक रहे हैं। इंडिया के लोगों के जिनमें पैसा है, लोग प्रॉस्पेरस है, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। तभी चाइना, जापान, ब्रिटेन, यूएसए सब अपने सामान को लगा इंडिया में भेज रहे हैं, जिससे कि आपके देश की समृद्धि बढ़ेगी, है ना। तो इन दिस वे दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नाउ बेटा नेक्स्ट चीज, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वी कांट डिनाई एग्रीकल्चर। कृषि को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका डेवलपमेंट हो रहा है बाय एग्रीकल्चर। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री ना, अभी भी हम बोलते हैं। हालांकि हम लोग एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट किए हैं टुवर्ड द इंडस्ट्रीज, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरीके से या 50% वी आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड, है ना, दोनों साथ साथ चलते हैं। मीन एग्रीकल्चर प्रोवाइड हेल्प टू इंडस्ट्रीज, industries provide help to agriculture. How can you give example to prove this answer, to prove this question? Very simple. भाई एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज को, है ना। आपके यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लाइक आपका रबर इंडस्ट्रीज, लाइक कॉटन टेक्सटाइल, है ना। इसके अलावा आपके यहाँ पे मिल, शुगर मिल है ना, कॉटन मिल, दाल मिल, है ना। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। एक तो ये हुआ, अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो ये सब इंडस्ट्रीज आप इसके बारे में सोचते ही नहीं। दूसरी बात, अब इंडस्ट्रीज क्या करता है एग्रीकल्चर को? इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इक्विपमेंट टू एग्रीकल्चर।
आज हम आपके यहाँ पे देख रहे हो कि इस समय रबी की फसल कटाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो रही है। आप देख रहे होगे कि बड़े पैमाने पर आपकी बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं एंड दे जस्ट हार्वेस्ट द व्हीट विद इन 1 आवर, है ना। 10-10 बीघा खेत को वो 2-3 घंटों में काट कर धान गेहूँ अलग भूसा अलग कर देती हैं। हेल्प तो मिला है। दूसरी बात, अभी रबी के बाद आप खरीफ की फसल बोओगे, फॉर दैट यू नीड वाटर के लिए आप पंपिंग सेट्स आर मेड बाय इंडस्ट्री, है ना। आपने सामान को बनाया, सामान प्रोड्यूस किया, अब दैट सामान विल गो टू द इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग। शुगर हुआ, कॉटन हुआ, आपका वेजिटेबल्स हुआ, ऑल दिस विल गो टू द मार्केट बाय ट्रक्स, बाय व्हीकल, by transport, and these transports are made by the industries. So agriculture and industries are go hand in hand. Is it clear बेटा? Now next is कि अगर हम बात करते हैं कि what is the contribution of industries to the economy, आपके देश की अर्थव्यवस्था में हमारी इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा हम लोग इसके थोड़ा डाउनफॉल में जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में 17% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 24%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 24% प्रोड्यूस करता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। और एग्रीकल्चर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है कितना, 17%। इट इज़ वेरी लो। अगर हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं, द कंट्रीज लाइक आपका चाइना, द कंट्रीज लाइक आपका जापान और द अदर कंट्रीज लाइक आपका अमेरिका एंड जर्मनी, ऑल दिस कंट्रीज दे कंट्रीब्यूट 34 to 35%। कितना डिफरेंस है। हम लोग 17% करते हैं और 17 में 10% आप मान लो आपका माइनिंग देन क्वेरिंग, यही सब होता है। 7% मान लो आप, ओनली 7% इज कंट्रीब्यूट बाय द आपका ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली। 7% इंडिया में और अदर कंट्रीज में इट इज 34 to 35%। तो हाउ डिफरेंस इट इज ना। तो फॉर दैट आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड टू रेज दिस परसेंटेज फ्रॉम 7 to 9 और 10%। तो विगत 10 सालों में हमने देखा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 7% से बढ़कर 9 और 10% आया है। बट स्टिल वी हैव टू गो फॉर, अभी हमें बहुत लंबा चलना है ना। अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से हमें डेवलप कंट्री में जाना है, इफ इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप कंट्री, लाइक जो हमारे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो सपना था, है ना, कि आपका देश एक डेवलप कंट्री बनेगा, तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, अधिक से अधिक हमें उत्पादन उसमें करना पड़ेगा। तो द मेन इंटेंशन ऑफ आवर गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ GDP इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्रॉम 7 to 9 और 10, है ना, सो दैट वी विल बिकम अ डेवलप कंट्री। फॉर दैट गवर्नमेंट ने एक आपका मिनिस्ट्री बनाई है, NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। दिस इज आपका काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलवेज लुक आफ्टर, have put a minute looking on the sector कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है और what the government will do to increase more and more development in the manufacturing sector. So student, I am going to conclude that what we study today. सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ा कि when we convert the raw material into the valuable things, that is known as manufacturing. उसके बाद हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इज केम इन द सेकेंडरी सेक्टर, हमने ये भी बात किया। इसके बाद हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस हमने 5 इंपॉर्टेंस पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरीके से हैं, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। इसके बाद हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आपके देश के GDP में कितना योगदान है। तो GDP में अगर हमने बात किया तो थोड़ा हम थोड़ा डाउन में है इस मामले में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो दैट आवर GDP विल इंक्रीज और आपके देश में अधिक से अधिक
आपके देश में अधिक पैसा आए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपके यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग करती है, जिसके बारे में हमने देखा NMCC। सो डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि आपका पेज नंबर 65 और 66 पे है, आप आज घर पे इसको पढ़िएगा। टुमारो I will start the next topic, the next lecture, that will be the location of आपका industries and the classification of industries. Till then, write the questions which are given in the books on the back side of the NCERT book. Try to attend the question, and the questions which you face difficulties, you can write in the comment. We will try to solve the question. Okay, thank you.